स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है 3.7.2 इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। थ्री 3.7.2 impulse and change of momentum। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये बात जानी थी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एम वी ओवर डेल्टा टी। ये चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इंटू मास माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई थी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ये टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हम इसको दूसरी साइड पर ले आएँ और इसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इक्वल होगा सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी के। यानी फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी। यानी कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टाइम पर डिवाइड कर लेना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। लेकिन सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो फोर्स इंटू टाइम होगा, और इसको हम इम्पल्स कहेंगे, और इम्पल्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू जे, और ये बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, जो कि इक्वल होता है सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, जबकि इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी कि एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इम्पल्स होता क्या है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v। और हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी की बात हम करते हैं, तो ये मास और वेलोसिटी, इसको हम ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहते हैं, और इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। p इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करता है, और यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल के साथ ये इम्पैक्ट करता है। हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल फर्स्ट कर, यहाँ पर एक वॉल है, दीवार है, और इसके साथ ये इम्पैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट उस कोलिजन को कहते हैं जिसका कुछ असर हो कुछ देर के लिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम p है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ये इस ऑब्स्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, यानी कि इम्पैक्ट करेगा, और उसका कुछ असर भी होगा, तो जाहिर है कि उस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस वॉल पर या इस ऑब्स्टिकल पर जो है कुछ फोर्स लगाएगा, और इसको हम फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। और ये फोर्स जो है ये कुछ टाइम के लिए होगा। फर्स्ट करें 1 सेकेंड के लिए होगा, या 0.5 सेकेंड के लिए होगा, या 1.5 सेकेंड के लिए होगा, तो ये कुछ टाइम भी होगा इस इम्पैक्ट का, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब स्टूडेंट्स, हमें ये बात मालूम हो गई
कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है जैसे ही वो इम्पैक्ट करता है या कोलाइड करता है तो उस ऑब्स्टिकल पर वो फोर्स लगाता है और कुछ टाइम के लिए वो फोर्स लगाता है, और इस फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं। यानी कि मोमेंटम, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है वो इम्पैक्ट के दौरान उसका जो मोमेंटम होता है वो इम्पल्स में चेंज हो जाता है। यानी कि इम्पैक्ट के दौरान मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है। यानी कि उसका जो मास इनटू वेलोसिटी होती है वो फोर्स इनटू टाइम में चेंज हो जाती है। मोमेंटम जो होते हैं जैसे ही फर्ज करें यहाँ पर ये कार है और इस वाल के साथ ये टकराती है, तो वो कार जो है इस वाल पर कुछ फोर्स लगाती है और कुछ टाइम के लिए लगाती है। फ़र्ज़ करें 1 सेकंड के लिए लगाती है या फ़र्ज़ करें 2 सेकंड के लिए लगाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इम्पैक्ट जो होता है ये इसके कई किस्में होती है। बहुत कोई सिंपल से नहीं होता कि बस टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है। ये कई किस्म के होते हैं। फ़र्ज़ करें बॉल है, बॉल इस वाल के साथ टकराती है तो बाउंस बैक हो जाता है। और फ़र्ज़ करें कि कार है, वो इस वाल के साथ टकराती है तो वो यहाँ पर रुक जाती है और उस वक्त उसका फोर्स भी जो है ख़त्म हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए 1 सेकंड तक वो फोर्स लगाता है, रुक जाता है। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हैमर है और ये ऑब्स्टिकल जो है ये नेल है। तो जैसे ही हैमर हम नेल के साथ टकराते हैं तो उसके पर जब हम कोलाइड करते हैं तो नेल जो है वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, या वाल में या किसी लकड़ी वगैरह में वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका टाइम भी ज़्यादा होता है। तो अब ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पैक्ट्स है इसका असर भी मुख्तलिफ होता है, यानी कि उसका टाइम भी अलग अलग होता है और उसका फोर्स भी अलग अलग होता है। तो इन चीज़ों को अलग अलग करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तरफ ऑब्जेक्ट्स है और दूसरी तरफ हमारे पास ऑब्स्टिकल्स है। सो पहले नंबर पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को बाल, और वो वहाँ पर दूसरी साइड पर हम ऑब्स्टिकल को लेते हैं वाल या बैट। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही बाल जो है इस ऑब्स्टिकल के साथ टकराते हैं तो फ़ौरन बाउंस बैक हो जाता है, और हम फ़र्ज़ करते हैं कि टाइम लेता है यहाँ पर वो बाल इसके साथ जब टकराता है, इम्पैक्ट करता है 0.5 सेकंड का। अब स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर हम जो है दूसरी मिसाल लेते हैं, तो हम कार की लेते हैं, कार की। और ऑब्स्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कार है और ऑब्स्टिकल हमारे पास है वाल। तो स्टूडेंट्स, इस मरतबा कार जो है वो ऑब्स्टिकल के साथ या वाल के साथ टकराती है और यहीं पर रुक जाती है और टाइम फ़र्ज़ कर लेती है। हम कंसिडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि टाइम हमारे पास इस वक्त लगता है 1 सेकंड का। अब स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर हम लेते हैं हैमर को। और स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्स्टिकल जो है इस वक्त वो है नेल, और इस वक्त टाइम जो है वो फ़र्ज़ करें जब वो नेल जो है वो हैमर के साथ अटैच होता है और नेल पीछे की तरफ धकेला जाता है, तो फ़र्ज़ करें कि टाइम लगता है हमारे पास 1.5 सेकंड। यानी कि 1.5 सेकंड तक नेल और जो हैमर है वो इन टच रहते हैं, 1.5 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम चौथे नंबर पर एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा बॉल की, और इस मरतबा हमारे पास ऑब्स्टिकल जो है वो कैचर का हैंड है जो कि उस बॉल को कैच करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टाइम लेते हैं 2 सेकंड का। ये इसलिए 2 सेकंड का हम टाइम यहाँ पर लेते हैं कि जब भी कैचर जो होता है वो जब बॉल को कैच करता है, आप लोगों ने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ ले जाता है, इस वजह से उसके हाथ पर और जो इम्पैक्ट होता है उसका बाल का जब उसके हाथ पर लगता है तो वो उसका दौरानिया ज़्यादा होता है, यानी कि 2 सेकंड होता है। इसको आगे जाकर मज़ीद इसको पर रोशनी डालेंगे और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। 5वें नंबर पर हम स्टूडेंट्स लेते हैं फुटबॉल की मिसाल।
फुटबॉल है और ऑब्स्टिकल हमारे पास है फुटबॉल का जो नेट होता है। तो स्टूडेंट्स इस मरतबा टाइम जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि 2.5 सेकंड है, यानी कि फुटबॉल जैसे ही नेट के साथ टकराता है तो वो नेट को पीछे की तरफ धकेलता है और इस दौरान फ़र्ज़ करें कि फुटबॉल और जो नेट है वो 2.5 सेकंड तक इन टच रहते हैं और वो नेट को पीछे की तरफ धकेलता चला जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद छठे नंबर पर हम मिसाल लेते हैं चाइल्ड और टेम्पोलिन की। चाइल्ड और टेम्पोलिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्क में देखा होगा कि बच्चे जो है वो टेम्पोलिन पर छलांगे लगाते उछलते रहते हैं। और फ़र्ज़ करें हम कंसिडर करते हैं कि जब एक बच्चा जो है वो टेम्पोलिन पर छलांग लगाता है तो वो जब टेम्पोलिन के साथ इन टच रहता है, जो कि एक शीट होती है और उसके साथ साइडों पर गोल शीट होती है, उसके साथ साइडों पर स्प्रिंग लगे होते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि हम कंसिडर करते हैं कि वो टाइम लेता है 3 सेकंड का और फिर उसको जो टेम्पोलिन है वो वापस उछाल देता है उस बच्चे को ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो मिसाल है 6 नंबर मिसाल, ये पूरी तरह एब्सोल्युटली जो है इसके साथ मैच तो नहीं करती इम्पल्स के साथ, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इंटीग्रेट हो जाती है। चाइल्ड जब नीचे टेम्पोलिन पर छलांग लगाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है और वो फिर दोबारा उसको उछाल देता है। सो इस मिसाल को वैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन ये पूरी तरह यहाँ पर सूट नहीं करता इसके साथ, इम्पल्स के साथ। तो हम सिर्फ इस मिसाल को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ ये जो 5 मिसालें हैं इनको हम कंसिडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने जैसे पहले बात कही कि जो है ये इम्पैक्ट जो होता है ये बहुत सिंपल नहीं होता, बल्कि कई किस्म के इम्पैक्ट होते हैं। तो अब हम जो है इस इम्पैक्ट को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। मिसालें तो हमने यहाँ पर दे दी है 5-6 मिसालें, अब इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट के स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसमें से मिसाल लेते हैं चौथी नंबर मिसाल बॉल और हैंड की। तो स्टूडेंट्स चौथे नंबर की जो मिसाल है वो हमारे पास है बॉल और हैंड की, यानी कि एक तरफ हमारे पास मिसाल नंबर 4 बॉल है जो कि ऑब्जेक्ट है और उसके और दूसरी तरफ हैंड है जो कि ऑब्स्टिकल है। अब फ्रेंड्स जाहिर है कि बॉल का जो है कुछ उसकी बॉल का कुछ मोमेंटम होगा, यानी कि mv डेल्टा mv, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा p से। अब जैसे ही वो बॉल जो हैंड के साथ टकराता है तो हमें पता है कि वो उस हैंड पर कुछ फोर्स लगाता है और कुछ टाइम लेता है, और इसको हम फोर्स इंटू टाइम को इम्पल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि बॉल जो है उसका यहाँ पर बॉल जो है सिर्फ बॉल उसका मोमेंटम होता है, और जब ये टकराता है तो वो फोर्स इंटू टाइम में चेंज हो जाता है, यानी कि बॉल प्लस हैंड टकराव के वक्त, इम्पैक्ट के वक्त, तो वो चेंज हो जाता है फोर्स इंटू टाइम में, बॉल प्लस हैंड, और सिर्फ बॉल जो होता है उसका मोमेंटम होता है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास बॉल का मोमेंटम जो है वो 10 न्यूटन सेकंड्स है, और ये बॉल जो है ये कैचर का जो हैंड है उसके साथ जब वो उसको कैच करता है तो फर्ज करें कि वो कैचर जो है वो इसको 0.5 सेकंड तक 0.5 सेकंड में उसको पकड़ लेता है। सो स्टूडेंट्स जब ये 0.5 सेकंड में उसको पकड़ता है तो मोमेंटम तो वही बरकरार रहेगा जो कि इम्पल्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 न्यूटन मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये हमारे पास 10 न्यूटन का इम्पल्स, 10 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करते हैं
कि यही 10 न्यूटन बाल जो है जिसका मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकंड, और इस मरतबा कैचर जो है वो इसको 1 सेकंड में पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ धकेल देता है 1 सेकंड तक। सो स्टूडेंट्स, जब 1 सेकंड तक वो धकेलता है पीछे हाथ को, तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि 10 न्यूटन को 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी जाकर 10 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स एक और मिसाल से इसको समझते हैं। ये 10 न्यूटन सेकंड का हमारे पास मोमेंटम है इस बाल का, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अब इसको 2 सेकंड तक ये कैचर जो है हाथ को पीछे लेकर जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूटन, ये हमारे पास 10 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स जनरेट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने साबित कर दिया कि जितना ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि कैचर जो है वो अपने हाथ को जितना पीछे लेकर जाएगा तो उतना ही उस पर फोर्स कम लगेगा, और अगर वो फ़ौरन ही बाल के आगे जो है अपने हाथ को रख लेता है और फ़ौरन इसको कैच करता है, अपने हाथ को पीछे नहीं लेकर जाता, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, तो इसका मतलब है कि उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस तरह उसके हाथ जो है वो हर्ट हो सकते हैं। सो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर ये ऑब्स्टिकल जो है पीछे की तरफ धकेल दिया जाए, ये ऑब्स्टिकल चाहे हाथ हो चाहे जो भी चीज़ हो, तो यहाँ पर टाइम जो है वो कुछ लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा ये टाइम जो है, ये जितना ज़्यादा इम्पैक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, और इम्पैक्ट टाइम जितना कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये तो हमें मालूम हो गया कि जब कैचर जो है वो क्रिकेट मैच के दौरान अपने हाथ को इसलिए पीछे लेकर जाते ताकि उन पर मोमेंटम में जो फोर्स है इम्पैक्ट के दौरान, वो फोर्स उनके हाथ पर कम से कम लगे और वो जो है इम्पैक्ट जो है वो टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हम इसको तफसीलन जान गए हैं। अब स्टूडेंट्स एक और बात जो समझने वाली है जो कि इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानते हैं कि फोर्स जो है वो इक्वल होता है डेल्टा पी पावर डेल्टा टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम MVF माइनस MVI। अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है इसको इंस्टेंटेनियसली मेजर करना मुमकिन नहीं है, मेजरेबल नहीं है इंस्टेंटेनियसली। फर्ज करें कि अब जो कैचर जो है जो हाथ पीछे लेकर जाता है 2 सेकंड के लिए, तो उस वक्त जो है उस पर फोर्स इंस्टेंटेनियसली कितना होगा। इंस्टेंट जो है वो सेकंड से भी बहुत कम होता है, 0.5 सेकंड से भी बहुत कम होता है। तो इंस्टेंटेनियसली चूँकि यहाँ पर ये टाइम जो है ये हम नहीं यहाँ पर परफेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 2 सेकंड या 1.5 सेकंड या 1.7 सेकंड या 1.8 सेकंड या 0.8 सेकंड या 0.5 सेकंड, मतलब किस इंस्टेंट पर जो है फोर्स कितना होगा। यानी कि फर्स्ट करें अगर टाइम हमारे पास है 0.5 सेकंड या टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियसली या टाइम हमारे पास है 1.5 सेकंड्स, तो इंस्टेंटेनियसली फोर्स को जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। यानी कि इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है F इंस्टेंटेनियस फोर्स वो नॉट मेजरेबल है। सो इसलिए स्टूडेंट्स कन्वीनियंट बात यही होगी कि हम ये टाइम जो है इसको फोर्स के इस तरफ मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि इम्पल्स में हम इसको अगर मेजर करें तो ये कन्वीनियंट होगा और ये मेजरेबल होगा, क्योंकि इस तरह हम एवरेज फोर्स को ले लेंगे और उसके साथ टाइम को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें इम्पल्स जो है उसको मालूम करना वो कन्वीनियंट होता है। फोर्स यानी कि J फोर्स क्रॉस T इम्पल्स इज़ कन्वीनियंट
convenient to measure rather than instantaneous force F inst। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने यही जाना कि इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता है, एवरेज फोर्स मेजर किया जा सकता है, जिसमें हम टाइम का जो है पूरा हमें मालूम हो कि टाइम क्या है। लेकिन हर इंस्टेंट पर जो है फर्ज करें कि कैचर जो है वो बाल को कैच करता है तो 2 सेकंड तक वो हाथ को पीछे लेकर जाता है, तो हर इंस्टेंट पर किस लम्हे पर कितना फोर्स उसके हाथ पर लग रहा है ये मेजरेबल नहीं है। जबकि इम्पल्स को मेजर किया जा सकता है या एवरेज फोर्स को मेजर किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने ये बात भी जानी कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्स्टिकल पर तो फोर्स उतना ही कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में इस बात को समझ लिया कि जो मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो जब किसी ऑब्स्टिकल के साथ इम्पैक्ट करता है तो वो इम्पल्स उस वक्त जनरेट होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही।